मित्रों नमस्कार। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की 71वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये गणतंत्र जो है शब्द दो चीज़ों से बना है, गण और तंत्र। मैं आज के टॉपिक को बताने से पहले, उस पर चर्चा करने से पहले, मैं गण और तंत्र की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। हमें भी अपने जीवन में अनुशासन की बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिए गण गण मतलब लोग और तंत्र मतलब सिस्टम, वो सिस्टम जिससे कि ये लोग जो हैं ऑर्डर में रहें और डिसऑर्डर ना हो, सबके हितों की रक्षा हो और जो रूल में है, जो नियम है, जो लोगों द्वारा बनाए हुए नियम हैं रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, वो चले। तो इसीलिए हमें ये गणतंत्र मिला था आज से लगभग 70 वर्ष पहले। तो हम उसकी आपको शुभकामनाएं देते हैं और कुछ भी और चर्चा करने से पहले सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। स्ट्रोक, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि स्ट्रोक एक पैरालिसिस को बोलते हैं, जो हाफ साइड पैरालिसिस होती है, लकवा भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या मेन कॉजेज़ होते हैं और क्या टाइप होते हैं उसके। हमने लक्षण बताए थे आपको पिछले बार कि कैसे पहचाने कि हमें स्ट्रोक हो गया है, और इस बार हम आपको बताएंगे कितने टाइप के स्ट्रोक होते हैं मुख्य, और उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, और एक हम लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या करने से हम इसको बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पाया गया कि लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग पूरे विश्व में इससे अफेक्टेड होते हैं और स्ट्रोक होता है उनको। उसमें से 5 मिलियन लोग जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और 5 मिलियन को जो है परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि हमेशा के लिए उनमें कोई ना कोई अक्षमता आ जाती है, हाथ का नहीं चल पाना या पैर का नहीं चल पाना, ऐसा कुछ ना कुछ उस 5 मिलियन लोगों को हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 80%, लगभग 80% लोग जो हैं पूरी तरह से इससे बच सकते हैं, होने से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? उन कारणों के ऊपर ध्यान दे करके, उनके ऊपर अपना आचरण ठीक करके, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए आप 80% ऐसा कर सकते हैं कि आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। सो हम पहले तो 10 मेन कॉजेज़ के बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद उसमें से जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण है उसके बारे में बताएंगे। तो 10 कौन कौन से कॉजेज़ हैं मित्रों? सबसे पहला है हाइपरटेंशन। और मैं 10 कॉजेज़ बताने से पहले आपको बता दूं कि दो मुख्य तरह से स्ट्रोक कैसे है। ये जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट से निकलती हैं और हमारे ब्रेन तक को सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, थ्रू ब्लड वेसल जाती हैं। वो ब्लड वेसल जो हैं वो कई बार टेयर अप हो जाती हैं ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वो हेमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है, यानी ब्रेन हेमरेज की वजह से स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस हो गया, ये बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो किसी क्लॉट के वहाँ तक ट्रेवल हो जाने से और उस क्लॉट के द्वारा ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देने से हो जाता है ऐसा। यानी कि आप कोई पाइप इमेजिन कीजिए जिसमें कि कोई ना कोई रुकावट आ जाए, तो उसकी वजह से आगे की सप्लाई बंद हो जाती है और ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें लकवा हो जाता है। तो दो मेन जो होते हैं, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है और एक होता है जो इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक जो क्लॉट होता है उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई रुक गई, इसलिए उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और हेमोरेजिक यानी ब्लड में हेमरेज हो गया, जो ब्रेन टिश्यूज़ में आकर के ब्लड वेसल्स फट गई, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक हो गया। तो दोस्तों एक होता है TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, पैरालिसिस आती है, लेकिन ये 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर अपने आप पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। लेकिन ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको देखें ज़रूर कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई, ताकि उस कॉज को ठीक किया जा सके। तो दोस्तों कितने तरह के स्ट्रोक से आगे बढ़ते हुए हम कॉजेज़ के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहला हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जब 140/90 का जो ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, वो जो है आपका 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम है।
और कोशिश करना चाहिए कि 120/80 के आसपास ही हमारा ब्लड प्रेशर रहे। लेकिन 140/90 है, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ये जानिए कि किस किस तरह से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, सॉल्ट इंटेक से, अल्कोहल एंड जो सिगरेट स्मोकिंग है, इन सब चीज़ों के तरह से के यूज़ से जो है, उनके कम यूज़ से इनको ठीक किया जा सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो पहला है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है टोबैको। टोबैको जो है हमारे ब्लड को थिक करता है, मोटा बनाता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो चाहे स्मोकिंग कीजिए, चाहे ये करिए, ये बिल्कुल नहीं करिए, इससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारी ब्लड भी थिक हो जाती है, जिससे कि वो क्लॉट के रूप में आपके, जैसे मैंने बताया, एक कॉज में उसको अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ कैसी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं? जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, जो दिल है हमारा वो धड़कता है, लब डब करता रहता है प्रॉपरली, एक पंपिंग आती है और ब्लड फ्लो कर जाता है। लेकिन ऐसा कंडीशन होता है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, AF, फिब्रिलेट करती हैं। इसमें जो आर्ट्रियम होता है हमारा, वो अच्छे से पंप करने की बजाय धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे करेगा, अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होता है कि ब्लड थोड़े समय के लिए वहीं पर रुक जाता है, रुकने की वजह से उसमें क्लॉट बन जाता है और वो क्लॉट ट्रैवल होकर के हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो हार्ट डिजीजेज ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट ठीक से पंप ना करे। ये ECG से चेक हो सकता है कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन हमें हो रहा है, या इसको चेक कराने के लिए कैसे किया जाए, कैसे इसको निपटा जाए इससे। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, तो हार्ट डिजीज होने से भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है। उसके बाद डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी आपको कंट्रोल में रखनी है। डायबिटीज़ में बेसिकली जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी थिक डैमेज हो जाती हैं। वो हमारे हर टिश्यूज़ जो हैं उनको ठीक से ब्लड सप्लाई मिलता नहीं है, क्योंकि ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है, तो हर एक टिश्यू डैमेज होता है। ब्लड वेसल भी हमारा डैमेज होता है, तो आसानी से दे कैन टेयर इट। जब भी ब्लड प्रेशर और शुगर भी हाई है, काफ़ी दिनों तक आपका शुगर हाई है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो आपकी ब्लड वेसल जो है वो टेयर अप हो सकती है, क्योंकि दे आर वीक, दे आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपरली तरीके से। तो डायबिटीज़, प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ एंड प्रोलॉन्ग हाई ब्लड प्रेशर बहुत दिनों तक रहने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फिर है आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट भी आपके खतरे को बढ़ाता है। बॉडी वेट भी एक बहुत बड़ा कॉज है। ज़्यादा बॉडी वेट यानी ज़्यादा चांस है आपके स्ट्रोक होने के। उसके बाद जो है आपका मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो जो हमारे स्ट्रोक को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी होती है। कभी जब एज के साथ वुमेन में खासकर जो फ्लशेस होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं मेनोपॉज के बाद, तो हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। तो वुमेन जो लेती हैं तो उससे भी उनका खतरा स्ट्रोक का बढ़ जाता है। एक होता है हमारा लो एस्ट्रोजन थेरेपी। लो एस्ट्रोजन थेरेपी जो होती है वो बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल की तरह भी उसको यूज़ किया जाता है, या मेनोपॉजल सिम्टम को ठीक करने के लिए भी जो है लो एस्ट्रोजन थेरेपी ली जाती है। तो उससे भी ब्लड जो इस तरह के ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपका एज। जैसे जैसे हम एज आउट करते हैं वैसे वैसे इसका खतरा और बढ़ता है, यानी कि 55 साल के बाद, हर 10 साल के बाद इसका खतरा दो गुना हो जाता है। तो एज है। उसके बाद आपका जेंडर। मेल में वैसे ज़्यादा होता है ये, और फीमेल में होता कम है, लेकिन जब कुछ एज के बाद, जैसा मैं बता रहा हूँ, लेटर एजेस में होता है और उनमें सर्वाइवल की जो कैपेसिटी होती, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि एज होने के बाद ही होता है। मेल में कम एज में होता है, लेकिन होता ज़्यादा मेल में है। फीमेल में कम होता है शुरू के एजेस में, लेटर एजेस में ज़्यादा होता है, और उसमें जो है स्ट्रोक होने से उनकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा रहती है। तो और उनमें भी खासकर ज़्यादा उनमें होती है जो इस तरह की जो हार्मोनल थेरेपी की मैंने बात की, और स्मोकिंग की बात की, और जो अल्कोहल हुआ, इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा होता है, उनके में चांसेस होते हैं। उसके बाद जेंडर जो है, जैसा मैंने बता दिया, जेंडर के बाद जो है आपका रेस। किस तरह के रेस में? तो अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा पाया गया है इसको, और हिस्पैनिक जो होते हैं उनमें भी होता है, ज़्यादा होता है इंसिडेंस इसका। इंडिया में लगभग हर 1 लाख लोगों में 150 से लेकर के 200 लोगों में स्ट्रोक होता है। बहुत ज़्यादा है, और ये इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ समय में, और विदेशों में ये घटा है।
इनफैक्ट। और लास्ट जो है वो फैमिली में ये चीज़ जो है, ये अगर फैमिली में है स्ट्रोक होने की टेंडेंसी, तो ये स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या करें जिससे कि ये प्रिवेंट हो सके। सबसे अच्छी बात मैं सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि कैसे रहें जिससे कि स्ट्रोक की संभावना कम हो। एक तो अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल जो है रेंज में रहना चाहिए। और आप जो है जो डाइट है वो हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए, लो इन सॉल्ट, कितना नमक 5 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए। लो जो है आपका सैचुरेटेड जो फैट है वो लो इन सैचुरेशन होना चाहिए, और ट्रांस फैट कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लो फाइबर होना चाहिए, और लो फाइबर नहीं, हाई इन फाइबर होना चाहिए। जो आपकी डाइट हो फाइबर में ज़्यादा हो, ताकि इससे जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसमें थोड़ी कमी आए। हेल्दी बॉडी वेट ज़रूर देखना चाहिए कि अपना बॉडी वेट आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि कैसा है। बॉडी मास इंडेक्स, इस रूल को आप देखिए, आप गूगल पे इसको सर्च कीजिए, अपने वेट को अपने हाइट से डिवाइड कर दीजिए, हाइट्स को 2 बार गुणा कीजिए आपस में मीटर में निकाल के, और उस संख्या से आप अपने वेट को केजी में निकाल के डिवाइड कर दीजिए। और ये 24.9 यानी कि लगभग 24.9 तक होना चाहिए। 25 है यानी कि आप ओवरवेट की तरफ बढ़ रहे हो, और 30 के ऊपर तो आप ओबीज हो। इसीलिए आपको इनका ध्यान रखना है कि इसको कैसे धीरे धीरे करके नॉर्मल लाया जाए। और उसके बाद है आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 2.5 आवर्स आपको वीक में फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं, मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं जब हम कुछ ऐसा करें जिसमें कि हल्का पसीना थोड़ी देर में आ जाए और बातचीत करने में थोड़ी सी सहूलियत कम हो जाए। आसानी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत माइल्ड एक्टिविटी है। सो ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलिए। और कितना चलिए, जैसा मैंने बताया कि या तो हाफ एन आवर डेली चलिए, या कम से कम 2 घंटे 30 मिनट एक वीक में ज़रूर चलिए। लेकिन टीनेजर्स और बच्चों को हर दिन 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, एज वाले सेक्शन में मैं बताना भूल गया कि स्ट्रोक जो है किसी भी एज में आ सकता है, आता है। इवन द चाइल्ड इन वोम्ब इज ऑल्सो सपोज टू हैव कैन हैव दैट स्ट्रोक। सो हर कोई इस बारे में सोचे और इसके ऊपर ध्यान दे। और जैसा मैंने बताया कि इन चीज़ों से ये 80% ऐसे हैं स्ट्रोक जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने बताया आपको, और इन पर ध्यान दें। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है, और उसमें फिजियोथेरेपी में क्या क्या एक्सरसाइजेज की जाती हैं, मेन एक्सरसाइजेज होती हैं, और क्यों फिजियोथेरेपी शुरू में इम्पॉर्टेंट होता है वो बताऊंगा मैं। तो आपको ये मेरा प्रोग्राम, मेरा ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगे कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी अच्छे टॉपिक पर भी वीडियो बनाने से आपको लाभ होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं बहुत ही खुशी से बनाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको इतनी जानकारियाँ देता हूँ, लेकिन अगर मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो ज़रूर मुझको बताइए, और कुछ मुझसे और अच्छे करने की उम्मीद है तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।